हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं यूनिट नंबर 7 और 7 का पार्ट नंबर यहाँ पर 3 होगा। दो पार्ट इसका हो गया था, आज होगा इसका यूनिट नंबर 7 का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम लोग अभी सब्जेक्टिव देख रहे हैं, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और अभी पीछे वाली जो बैच चल रही थी उसी का भी हम लोग देख रहे हैं, और नया बैच आपकी स्टार्ट होगी दोस्तों 1 तारीख से। ठीक है, 1 अप्रैल से आपकी न्यू बैच स्टार्ट होगी, जिसमें आपको यूनिट नंबर 1 से शुरू किया जाएगा और ज़्यादा फोकस रहेगा आपका डीएलएड पर। समान अध्ययन भी आपको करवाया जाएगा, है ना, सभी चीज़ करवाया जाएगा, लेकिन ज़्यादा फोकस आपका डीएलएड पर रहेगा। डेली आपकी जो क्लास होती है और रात में 9 PM से होती है, 9 बजे रात्रि से होती है। और इसमें डीएलएड और समान अध्ययन की क्लास होगी, जिसमें आपका फ़ी है मात्र 399 रुपया। जो नए लोग, नए टीचर हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, उनके लिए मात्र 399 है। और जो पुराने हमारे यहाँ जुड़ चुके हैं, अगर उन नया बैच में जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 201 उनको पे करना होगा, और फिर उनको नए बैच में भी ऐड कर दिया जाएगा। उनको फिर से शुरू से आपको सब चीज़ मिलती रहेगा आपका। ठीक है, कैसे जुड़ना है? ये फ़ोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन पे करके आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। ये 7857824310 हमारा नंबर है व्हाट्सएप, और यही नंबर फ़ोन पे, गूगल पे भी है, जहाँ आप पे करके जो पेमेंट का रिसिप्ट होगा हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और पीछे जो क्लास हो गई है दोस्तों वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका यूनिट नंबर 7, और 7 में हम लोग 2 क्लास देख लिए थे। आज इसका हम लोग आगे चलते हैं। ये सभी चीज़ आप लोग को बता दिया गया था, है ना। आज हम लोग थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। आगे ये भारतीय समाज में समावेशन, ये भी बता दिया गया था। शारीरिक विकलांगता के बारे में भी बता दिया गया। और आज हम लोग देखते हैं संपूर्ण और अर्ध, कहाँ गया, थोड़ा सा 2 मिनट वेट करिएगा, है ना, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। मानसिक रूप से पिछड़ेपन, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की समस्या क्या होती है, संवेगात्मक समस्या, ये सारे चीज़ आप लोग को पिछले क्लास में करवा हो गया था। समस्यात्मक बालक, इसका प्रकार, समस्यात्मक बालक की शिक्षा, और अधिगम, अशक्तता, अफेजिया, अलेक्सिया। अच्छा, ये सब अब मैं आगे चल गया हूँ। 1 मिनट, पिछले क्लास में कहाँ तक हुआ था? संपूर्ण अंध बालकों, हाँ, शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान। एक मिनट, थोड़ा सा आप वेट करिएगा। शारीरिक रूप से बालकों की पहचान, ये सभी आप लोग को हो गया था। अंग संचालन में ये भी हो गया था दोस्तों। श्रवण दोष भी हो गया था। इसके अलावा वाणी दोष भी बता दिया गया था। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की समस्या भी समझा दिया गया था। शारीरिक शिक्षा के बारे में हो गया था। अपंग बालकों की शिक्षा, ये भी हो गया था। हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ से कहाँ गया, संपूर्ण और अर्ध अंध बालकों की शिक्षा। जी हाँ, देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे, है ना, संपूर्ण रूप से क्या हो, अंधे हो, या फिर कोई बच्चे ऐसे हो जो अर्ध अंधे हो, है ना, मतलब कि उनको थोड़ा बहुत दिखाई देता है, पूर्ण रूप से उनको दिखाई नहीं देता है, उनके बारे में आखिर उस बच्चे को शिक्षा किस रूप में दी जानी चाहिए, जो संपूर्ण रूप से क्या हो, ब्लाइंड हो या फिर अर्ध ब्लाइंड हो आपका। ठीक है, तो कह रहे संपूर्ण रूप से अंधे या फिर आधे अंधे बालकों की शिक्षा के लिए शिक्षक को निम्न प्रयत्न करने चाहिए। जी हाँ, आपके स्कूल में भी अगर इस प्रकार के बच्चे हो तो उनको इस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे पहला पॉइंट है कि इनका अध्यापन किसी ऐनक से ठीक हो सके, तो इनके लिए ऐनकों का प्रबंध करना चाहिए, है ना, ऐनक का प्रबंध करना चाहिए। दूसरा है कि बिल्कुल अंधे बालक सामान्य शिक्षण पद्धति के अनुसार नहीं चल सकते हैं, न ही सामान्य बालकों के साथ ये उसी प्रकार सीख सकते, क्योंकि वो बिल्कुल अंधे हैं, 100% हैं, उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अतः इन्हें अंध विद्यालयों में भेजा जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का भी विद्यालय व्यवस्था की गई है। वहाँ पर ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए विशेष विधियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे बालकों की कक्षाओं में हवा और रोशनी का उचित प्रबंध भी होना चाहिए, है ना, जो इस प्रकार के बच्चे हों।
नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित छात्रों की शिक्षा व्यवस्था ब्रेल लिपि तकनीक से माध्यम से होनी चाहिए। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेल लिपि आपका, ठीक है। जो अंध बालक होते हैं उनको दोस्तों ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षा दी जाती है ना। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है। अगला है कि श्यामपट यानी जो ब्लैक बोर्ड है स्पष्ट दिखने वाले हो, ताकि इन पर लिखी हुई सामग्री को ये बालक उचित प्रकार से पढ़ सके। साथ ही श्यामपट के स्थान इतनी दूरी पर हो कि बालकों की आंखों पर किसी प्रकार का दबाव न पड़े, है ना। ये इन सभी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। आगे है कि पूर्ण या अपूर्ण अंधे बालकों को पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा किसी हस्त कार्य का प्रशिक्षण मिलना चाहिए, है ना। पुस्तकीय ज्ञान से ज्यादा उसको किस चीज पर फोकस करना चाहिए, हस्त ज्ञान पर, है ना, जो हाथ से सिखाया जा सके, ठीक है, ताकि वो बच्चा सीख सके दोस्तों। तो ये कुछ पॉइंट है जिसके माध्यम से अंध बालक या फिर अर्ध अंध बालकों को हम शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बस ध्यान पूर्वक आपको सुनते चलना है ना। अगला जो पॉइंट है कि पूर्ण बहरे या अपूर्ण बहरे बालकों की शिक्षा ना, वैसे बालक जो पूर्ण रूप से बहरे हो या फिर अपूर्ण रूप से बहरे हो, अंध मतलब कि आधा रूप से, मतलब थोड़ा बहुत सुनते हो बहुत कम सुनते हो ना, तो उस बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। कह रहा है कि बहरे बालक वे होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। ये या तो जन्म से बहरे होते हैं या किसी रोग के कारण बहरे हो जाते हैं। कई बालक सुनते तो हैं लेकिन कम सुनते हैं। ऐसे बालक भी सामान्य बालकों की तरह नहीं सीख पाते, है ना। इसीलिए इनको अन्य श्रेणी में रखना चाहिए और इनको किस अनुसार से शिक्षा देनी चाहिए, इस चीज पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि बहरे बालकों के लिए विशेष प्रकार के स्कूलों की व्यवस्था की जानी चाहिए। जी हाँ, इन स्कूलों में विशेष प्रविधियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। कई शहरों में ऐसे स्कूल की व्यवस्था की गई है जैसे कि गुड़गांव, रोहतक, दिल्ली आदि। ऐसे बालकों के माता पिता का शिक्षण भी आवश्यक है। ऐसा एक स्कूल अमेरिका के लॉस एंजल्स में जॉन ट्रेसी की निदानशाला है, जो डाक द्वारा ऐसा प्रशिक्षण देती है, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कम बहरे बालकों के लिए अलग स्कूलों की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए ना। जो बच्चे सुनते हैं, थोड़ा सा कम सुनते हैं, तो वो सामान्य बच्चे के साथ भी बैठ करके आप पढ़ाई कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ऐसे बालक शिक्षकों के होठों से बहुत कुछ जान सकते हैं तथा वो सीख सकते हैं। ऐसे बालकों और शिक्षकों में अच्छे संबंध स्थापित होने चाहिए ताकि उनके समायोजन के लिए शिक्षक व्यक्तिगत ध्यान दे सके, है ना। कुछ इस प्रकार का अगर बालक हो तो व्यक्तिगत रूप से भी बच्चे को ध्यान देना चाहिए, है ना, जो चीज भी उसको समझ में नहीं आ रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि हकलाने वाले या दोषपूर्ण वाणी वाले बालकों की शिक्षा, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हकलाते हैं, बोलते समय वो अटक जाते हैं ना, या फिर दोषपूर्ण वाणी वाले बच्चे, है ना। दोषपूर्ण मतलब वो शुद्ध नहीं बोल पाते हैं। इस प्रकार के बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। कह रहा है कि दोषपूर्ण वाणी में हकलाना, तुतलाना, बहुत धीरे बोलना या बहुत मोटी आवाज में बोलना या बिल्कुल ही न बोलना आदि दोष शामिल है। तो इसमें देखिए बहुत सारा चीज शामिल है। कह रहा है कि अस्पष्ट बोलना भी वाणी दोष में सम्मिलित होता है, ठीक है। या फिर आप धीरे बोल रहे हैं या फिर बहुत तेजी से बोल रहे हैं, बहुत मोटा आवाज में बोल रहे हैं, हकला रहे हैं, तुतला रहे हैं, तो ये सब वाणी दोष में आता है दोस्तों, है ना। इन दोषों के कारण बालकों की हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी, संवेगात्मक अस्थिरता आदि का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अतः ऐसे बालकों की विशेष शिक्षा का प्रबंध होना बहुत ही जरूरी है ना। और इसके लिए कुछ कदम भी उठाए गए हैं, जैसे कि कह रहा है कि इनके साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार होनी चाहिए। अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण करना आना चाहिए। शल्य क्रिया के योग्य दोषों का शल्य क्रिया द्वारा इलाज करवाना चाहिए, ठीक है। अगर इलाज हो सके तो उसका इलाज भी करवाना चाहिए डॉक्टरों से। विशेष शब्दों का उच्चारण बार बार करना चाहिए। जो बच्चे जिस पर अटक रहे हैं या फिर नहीं बोल पा रहे हैं तो उसको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, बोलने के लिए कहना चाहिए, है ना, अभ्यास करना चाहिए। कई बार बिल्कुल न बोलने वाले बालकों को या तो बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता या फिर वे कम सुनते हैं, है ना, इस प्रकार का भी केस होता है। बोलने और सुनने में गहरा संबंध होता है, अतः ऐसे बालकों को श्रवण सामग्री द्वारा सुनने के योग्य बनाकर वाणी में सुधार किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसके द्वारा बच्चों के जो कम सुनते हैं उनको दूर किया जा सकता है, या फिर जो पूर्ण बहरे हैं या फिर पूर्ण अंध हैं या फिर अर्ध अंध बच्चे हैं
तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर इस प्रकार के बालक हो तो उसको दूर करने का प्रयास करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शारीरिक रूप से निर्बल बालकों की शिक्षा कैसे होगी, है ना, जो शारीरिक रूप से निर्बल हो, है ना, कमजोर हो। तो कह रहा है कि ऐसे बालकों के को कई रोग या इसमें शारीरिक दोष नहीं होता, परंतु इनका स्वास्थ्य इतना सुदृढ़ नहीं होता, इन्हें स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इस निर्बल का कारण दोषपूर्ण पालन पोषण हो सकता है ना, बच्चे का पालन पोषण नहीं हुआ होगा अच्छा तरीके से। असंतुलित भोजन भी हो सकता है, संतुलित भोजन नहीं उनको मिल पाता होगा, या छूत के रोगों का आक्रमण होता है ना, बहुत से प्रकार का मतलब डिजीज भी हो गया होगा, रोग भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से भी शारीरिक कमजोरी हो गया होगा, है ना। ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए डॉक्टरी परीक्षण और मनोवैज्ञानिक ढंग की शिक्षण विधियों की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे बालकों को संतुलित भोजन और स्वास्थ्य पालन पोषण आवश्यक है ना। बहुत सारे स्कूल में देखते हैं कुछ बच्चे ज़्यादा कमजोर रहते हैं, ज़्यादा दुबले पतले होते हैं, तो उनको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना चाहिए, समझाना चाहिए, उनके माता पिता को भी इसकी सूचना देनी चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि मानसिक रूप से जो विकलांग बालक हो उसकी पहचान कैसे करें और उसको दूर हम लोग कैसे करें, उसको शिक्षा व्यवस्था कैसी हो सकती है। तो कह रहा है कि कुछ बालक जो होते हैं विशेष रूप से कम बुद्धि के होते हैं, वे मानसिक रूप से इतने कमजोर होते हैं कि कक्षा में शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देश को सुगमता से समझ नहीं पाते, है ना। जब टीचर कुछ भी पढ़ाते हैं तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। कुछ इस प्रकार के बच्चे होते हैं, है ना, कि उनको कितना समझाया जाए फिर भी वो समझते नहीं है ना, नहीं उनके दिमाग में वो चीज ढुकता है ना। तो उसको हम क्या करेंगे। कह रहा है कि मानसिक रूप से पिछड़ेपन या मंद बुद्धि बालक से अभिप्राय उन बालकों से है जो किसी भी शारीरिक या मानसिक रोग के कारण मंदबुद्धि का प्रदर्शन करते हैं और अपनी आयु के स्तर के अनुसार किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होते हैं ना। तो इस दोष के कारण इसमें कई प्रकार की हीन भावनाएं भी पैदा हो जाती है बच्चों में, है ना, क्योंकि उसको लगता होगा कि हम नहीं कर पाते हैं और सभी बच्चे कर लेते हैं। ऐसे बालक हर तरफ से क्या हो जाते हैं, उपेक्षित रहते हैं। और मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को बुद्धि लब्धि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि 79 से 80 के बीच बुद्धि लब्धि आईक्यू वाले बालक इस वर्ग में आते हैं ना। जिस बच्चे का आईक्यू लेवल, है ना, अगर 79-80 हो तो उनको इस श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि मानसिक पिछड़ेपन या मंद बुद्धि होने का कारण क्या है। बहुत बढ़िया पॉइंट है ना। मानसिक पिछड़ेपन या मंद बुद्धि होने का कारण, तो इसमें कह रहा है कि मानसिक पिछड़ेपन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कारकों का वर्णन दिया गया है नीचे। अब इसको चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, कौन कौन पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वंशानुक्रम यह विचार सदा ही लोकप्रिय रहा है। जी हाँ, मानसिक पिछड़ेपन का सबसे महत्वपूर्ण कारण यहाँ पर कह रहा है वंशानुक्रम, है ना, आपके वंश परंपरा के अनुसार वो चलते आ रहा है। मानसिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण वंशानुक्रम ही है और इस पिछड़ेपन का मुख्य भाग बालकों को उनके माता पिता के मानसिक पिछड़ेपन से मिलता है ना। और ज़्यादा करके देखा जाता है कि जिनके माता पिता थोड़ा सा दिमाग कम होते हैं, है ना, तो उस प्रकार के बच्चे में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बुद्धिहीनता पूर्वजों में भी होती है और इसका हस्तांतरण बालकों में भी हो जाता है। इसका कारण है गुणसूत्र का दोष होना। जी हाँ, गुणसूत्र में दोष है ना, क्योंकि वो पूर्वजों से चलते आ रहा है, तो है ना, तो वो बहुत पुराना अगर किसी को इस प्रकार का हुआ है तो भी वो बच्चे को हो सकता है, अगर माता पिता का है तो भी आपको ये हो सकता है, ठीक है। तो मेन ये जो आपका दिया गया है दोस्तों, वंशानुक्रम जो सबसे पहले है मानसिक पिछड़ापन का कारण, ये ध्यान रखना है ना। मानसिक पिछड़ेपन का कारण पहला मानसिकता हो गया। दूसरा है दोस्तों आपका शारीरिक कारक, है ना। दूसरा क्या है, शारीरिक कारक से भी मानसिक पिछड़ेपन हो सकता है। पहला तो था आपका वंशानुक्रम। कह रहा है कि मस्तिष्क में कमियों के आ जाने से मानसिक दोष आ सकता है। जी हाँ, मस्तिष्क में किसी चीज की कमी हो गई। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क कोशिकाओं को बुखार के कारण घाव लगना भी शारीरिक कारकों में शामिल होता है। कई और बीमारियां हैं जैसे कि मेनिंजाइटिस है, एनसिफलाइटिस है, कंजीनियल जर्मन मिसल्स आदि भी मानसिक पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एपिलेप्सी आदि बीमारियां भी इस दोष को जन्म देती है। तो ये कुछ बीमारियां भी है, शारीरिक कारक की वजह से भी मानसिक पिछड़ापन हो सकता है बच्चे का। नेक्स्ट पॉइंट है संवेगात्मक कारक, है ना। कह मानसिक पिछड़ेपन का शैक्षिक उपलब्धि का पक्ष गहरे संवेगात्मक कारकों के कारण होता है, यानी कि संवेग यानी कि इमोशन के वजह से भी हो सकता है।
संवेगों पर नियंत्रण न कर पाने पर मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, यानी कि इमोशन पर बहुत सारे लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उससे भी मानसिक संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है और बालक कहीं भी समायोजन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है समाज शास्त्रीय कारक। दोस्तों कह रहा है कुछ समाज शास्त्रियों का मत है कि मानसिक पिछड़ेपन परिवार का आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप होता है ना। बहुत सारे लोगों का है कि उसका पारिवारिक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है ना, या फिर सामाजिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो इससे भी मानसिक रूप से वो क्या हो जाता है, अपंग हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारक थे मानसिक रूप से विकलांग बालकों के लिए। अगला पॉइंट है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की समस्या, है ना। अब समस्या को हम देख लेते हैं। कह रहा है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि इनके स्कूल समाज में समायोजन के लिए इनकी समस्याओं का समाधान देने की अति आवश्यकता होती है। मुख्य समस्याएं आपको यहाँ पर दिया गया है, समायोजन संबंधी समस्याएं। पहला पॉइंट है दोस्तों समायोजन संबंधी समस्याएं। कह रहा है कि जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ऐसे बालक सामान्य बालकों के बीच स्वयं को समायोजित महसूस करते हैं, है ना। स्वयं को क्या कर महसूस करते हैं, असमायोजित। दोस्तों समायोजित नहीं, असमायोजित, मतलब कि वो सभी बच्चों को बराबर नहीं समझ पाते, क्योंकि वो उनका मानसिक थोड़ा सा कमजोर है ना। अगर उनको टीचर पढ़ाएंगे तो वो उस अनुसार से बच्चे सीख नहीं पाते हैं, है ना। उनको लगता है कि हम नहीं सीख पा रहे हैं, हमको याद नहीं हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं। कह रहा है कि समाज है, स्कूल तथा समुदाय में इसका समायोजन कठिन होता है। पहला है परिवार में समायोजन। तो पहले हम तो बच्चे परिवार में ही जन्म लेते हैं, परिवार में ही सब चीज सीखते हैं। तो पहला पॉइंट है परिवार में समायोजन। कह रहा है कि माता पिता इस बात को स्वीकार करने से कतराते हैं कि उनका बच्चा मंदबुद्धि। जी हाँ, बहुत सारे माता पिता जो हैं ये स्वीकारना चाहिए अगर उनके बच्चे अच्छे तरीके से नहीं सीख पा रहे हैं, किसी प्रकार की कमियां हैं, है ना, लेकिन फिर भी कहता है कि नहीं हमारा बच्चा बहुत तेज है पढ़ने में, है ना, कमजोर रहता है फिर भी कहता है कि हमारा बच्चा बहुत तेज है, ताकि लगे कि नहीं हम भी समाज में मतलब कदम से कदम मिला रहे हैं। लेकिन अगर इस प्रकार का हो तो उसको डॉक्टर से दिखाना चाहिए, है ना, कुछ इलाज करवाना चाहिए, कुछ ये करना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि स्कूल में उसे असफलता का सामना करना पड़ता है। उधर माता पिता ऊंची ऊंची आशाएं बांधे रहते हैं कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटा वो करेगा, मेरी बेटी ये करेगी, है ना। लेकिन बालकों की असफलता के कारण उनकी आशाएं क्या हो जाती है, मिट जाती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि जो बच्चा है इसका IQ लेवल कम है, और वे सारा क्रोध बालकों पर फिर निकाल देते हैं, पीट देते हैं पकड़ के बच्चा को, तुम पढ़ता नहीं है, नंबर नहीं लाता, फेल कर जाता है। उन्हें बुरा भला कहते हैं। घर पर दूसरे सदस्यों की निगाह में मंदबुद्धि बच्चा गिर सा जाता है ना। अब क्या होगा, बच्चा का दिमाग लगेगा कि बच्चा को पिटाई लगेगा, बच्चा को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो बच्चा क्या होगा, बेचारा सदमे में चला जाएगा, है कि नहीं। डेली उनको पापा जी धोएंगे, है कि नहीं। आगे दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि स्कूल में समायोजन की समस्या, है कि नहीं। स्कूल में भी समायोजन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, सभी बच्चों के साथ वो समान रूप से नहीं रह पाएगा, नहीं सीख पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। कह रहा है कि स्कूल और कक्षाओं में भी शिक्षक का व्यवहार ऐसे बालकों के प्रति सहानुभूति पूर्ण नहीं रहता है। जो बच्चे कमजोर होते हैं टीचर उस पर ध्यान ही कम देते हैं, है ना। जो बच्चे तेज रहते हैं सिर्फ उसी पर टीचर ध्यान देते हैं, और है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जो बच्चे कमजोर है उसको थोड़ा सा, इसीलिए तो मिशन दक्ष है, स्पेशल क्लासेस शुरू की गई है, ताकि जो बच्चे कमजोर हैं उनको 1 घंटा अलग से समझाया जा सके, पढ़ाया जा सके, ताकि वो भी, है ना, मुख्य धारा से जुड़ सके, है ना, वो भी समायोजित कर सके सभी बच्चों के साथ समान रूप से। कह रहा है कि साधारण बालकों की तरह वे सामान्य शिक्षण विधियों से कुछ भी सीख नहीं पाते। सामान्य बालकों से पिछड़ेपन पर शिक्षक उन्हें क्या करते हैं, डांटते हैं और दंड भी दे देते हैं। स्कूल की अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित नहीं किया जाता है, क्योंकि वो बच्चे कमजोर होते हैं, है ना। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ऐसे बालकों के मन में स्कूल के प्रति और शिक्षक के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है ना। बच्चा को लगता है कि टीचर हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या तो हमारे में कमी है, या तो उसको लगने लगता है कि शिक्षक में कमी है, हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, है कि नहीं। लेकिन बच्चे में भी कमी है और टीचर में भी कमी रहता है, क्योंकि टीचर इस प्रकार के बच्चों को कम ध्यान देते हैं। तो ध्यान देना चाहिए, है ना। जो भी कमजोर बच्चे हो सभी को ध्यान देना ना, जो कमजोर हो, जो पढ़ने में ठीक हो, है ना, जो तेज है वो तो ठीक है, तेज है समझ गया तुरंत, एक बार समझाइएगा समझ जाएगा। लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं ना, है ना, क्लास में जितने बच्चे हैं, है ना, सबसे कमजोर बच्चा अगर जब तक नहीं समझ पाए तो समझिए आपका पढ़ाना बेकार है ना, असफल हुआ आप असफल हो गए, है ना। जब तक एक कमजोर से कमजोर बच्चा भी अगर समझ गया तभी आपकी पढ़ाई क्या होगी, सफल हो पाएगी।
समाज में समायोजन, तीसरा पॉइंट है दोस्तों, समाज में समायोजन। हमारा एक ही लक्ष्य रहता है कि जो तेज बच्चा है वो तो समझ ही गया, लेकिन जो कमजोर बच्चा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, है ना, ताकि वो भी कुछ सीख सके, वो भी मतलब समझ सके, ठीक है, और वो भी आगे थोड़ा सा बढ़ सके अगर वो मेहनत करेगा। बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है कि कमजोर होता है, मेहनत करता है, लेकिन वो थोड़ा सा कमजोर होता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, इसके कारण वो पीछे चला जाता है। ठीक है, अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो वो मतलब कि आगे बढ़ सकता है, ऐसा बात नहीं है ना। कल समाज में समायोजन, मंद बुद्धि बालकों से समाज के अन्य वर्ग के लोग और बालक मेल जोल बढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। जी हाँ, इस प्रकार के बालक से उनका परिणाम यह होता है कि मंदबुद्धि बालकों में हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है ना। ऐसे ही तो उसका बेचारा का दिमाग कम था, और भी उससे लोग क्या करने लगे, घृणा करने लगे, तो उसके दिमाग में तो आएगा ना गलत गलत चीजें, है ना। आप ही से कोई बात करना बंद कर दे, है ना, आपके साथ खेलना बंद कर दे, ठीक है, तो आपके मन में तो घृणा उत्पन्न हो जाएगी, है कि नहीं। और समाज में वे स्वयं को समायोजित क्या नहीं कर पाएगा, है ना, समाज से वो कटना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या होगा कि ऐसे बालकों का सामाजिक विकास सामान्य बालकों के अनुरूप नहीं हो पाएगा, है ना, जिस अनुसार से समाज के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, अगला है पॉइंट आपका संवेगात्मक समस्या, यानी कि इमोशन समस्या होता है बच्चे में, है ना। कह रहा है कि घर है, स्कूल और समाज में उचित वातावरण न मिलने के कारण ऐसे बालकों को संवेगात्मक परीक्षण नहीं मिल पाता है। संवेगात्मक रूप से एक अपरिपक्व और अविकसित रह जाते हैं। और उदाहरण स्वरूप क्या हो, उदाहरणार्थ हो जाता है जैसे कि छोटी छोटी बात पर डर जाना, है ना, बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी बात पर डर जाते हैं, या फिर रो पड़ते हैं, डर गया था रो पड़ जाएगा। और संवेगात्मक अस्थिरता के कारण उनका कहीं भी समायोजन ठीक तरीके से नहीं हो पाता। इसीलिए इन सभी चीजों से क्या करना है, आगे निकलना है और आगे निकालना है बच्चों को। आगे पॉइंट है दोस्तों आपका कि शारीरिक और मानसिक विकास की समस्या। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे का इस प्रकार से होता है कि शारीरिक विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, मानसिक विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। चलिए इसको देख लेते हैं, शारीरिक और मानसिक विकास की समस्या। इन बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास सामान्य बालकों की तरह नहीं हो पाता, जिससे दिनचर्या संबंधी कई क्रियाओं में इनका समायोजन नहीं हो पाता, जैसे ठीक प्रकार से न बैठ पाना, कम सुनना, आंखों में दोष आ जाना इत्यादि। बहुत सारे शारीरिक दोष होता है, मानसिक दोष होता है, और इस प्रकार के बच्चों से अगर लोग थोड़ा सा दूरी बनाने लगे तो उसके मन में हीन भावना उत्पन्न होने लगती है। इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करनी चाहिए, और बच्चों को भी उस प्रकार के बच्चों के साथ समान व्यवहार करनी चाहिए। ये भी शिक्षक को सिखाना चाहिए, है कि नहीं, कि वो भी हमारे साथ कदम से कदम मिला सकता है अगर उसको थोड़ा सा रास्ता दिखाया जाए, है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानसिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। कह रहा है कि मानसिक रूप से विकलांग बालकों में संवेगात्मक परिपक्वता का अभाव होता है। जी हाँ, जो मानसिक रूप से बच्चे विकलांग होते हैं दोस्तों, वो संवेगात्मक परिपक्वता अभाव होता है, मतलब इमोशन की थोड़ी सी कमी होती है, और इन बालकों में क्या होती है, हीन भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और ये अधिकतर क्रियाओं में भाग नहीं ले पाता है ना। जो भी सामाजिक या फिर स्कूल में बहुत प्रकार का क्रिया होता है, खेलकूद होता है, प्रतियोगिता होता है ना, उसमें भाग नहीं ले पाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नहीं, अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है, लेकिन कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि इस प्रकार के कुछ बालक मानसिक रूप से तेज भी होते हैं ना। जो मानसिक रूप से विकलांग बालक होते हैं तो कोई कोई बच्चे काफी भी तेज होते हैं ना, और कुछ बच्चे एकदम कमजोर होते हैं। आगे कह रहा है कि मानसिक रूप से अपंग बालकों को समायोजन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे परिवार में समायोजन संबंधी समस्या, स्कूल में समायोजन संबंधी समस्या, समाज में समायोजन संबंधी समस्याएं। तो इस प्रकार के बच्चों को समस्या का सामना करना पड़ता है कि नहीं, और उनको सिखाना चाहिए कि आखिर इस समस्या से आगे कैसे निकलना है। आगे कह रहा है कि इस प्रकार के बालक अपनी असफलताओं से निराश होने लगता है और कुछ वह कुंठित होने लगता है। जी हाँ, मन ही मन में उसको कुंठित होने लगता है ना, सोचने लगता है, और हीन भावना उत्पन्न होने लगती है। समायोजन की समस्या के अतिरिक्त ऐसे बच्चों को संवेगात्मक समस्याओं और शारीरिक तथा मानसिक विकास की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। शिक्षक द्वारा ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं बार बार जोर दे रहा हूं, क्योंकि शिक्षक ही समाज का सबसे शिक्षित वर्ग है। तो शिक्षक को इस प्रकार के बच्चे, इस प्रकार के समाज में अगर कोई हो तो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के माता पिता को शिक्षित करना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर माता पिता शिक्षित होंगे तभी वो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकते हैं। क्योंकि
बच्चे तो स्कूल में 6-7 घंटा रहते हैं, है ना, लेकिन बाकी समय किसके पास रहते हैं? तो अपने माता पिता के पास रहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा करके माता पिता को भी इस चीज़ पर गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक में चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हमको समस्या के बारे में पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपका, है ना, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बच्चा उस बच्चा यानी कि बालक को कहते हैं जिसमें व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्या बन जाता है ना। बहुत सारे बच्चों में कुछ होती है जिससे समस्या उत्पन्न हो जाता है, जैसे चोरी करना, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, किसी का पेंसिल चुरा लिया, किसी का पेन चुरा लिया, किसी का कॉपी चुरा लिया, किसी का किताब चुरा लिया, है कि नहीं। कुछ बच्चे इस प्रकार के होते हैं, है ना। या फिर झूठ बोलते हैं बच्चे, या फिर कोई अन्य अपराध भी बच्चे कर देते हैं छोटा मोटा, है ना। कह रहा है कि वैलेंटाइन डे, कह रहा है वैलेंटाइन के अनुसार कह रहा है दोस्तों, वैलेंटाइन डे नहीं, है ना, वैलेंटाइन एक मनोवैज्ञानिक है ना। तो वैलेंटाइन के अनुसार कह रहा है कि समस्यात्मक बालक शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तिगत किसी बात में गंभीर रूप से अमान्य होता है। ठीक है, तो ये कथन आपको है वैलेंटाइन के अनुसार दोस्तों समस्यात्मक बालक के प्रति। ठीक है, तो ये वाला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखेंगे समस्यात्मक बालक के प्रकार कौन कौन से हैं। अरे बहुत प्रकार के हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है झूठ बोलने वाला, है ना, या फिर यहाँ पर तो थोड़ा सा बढ़िया से लिखाया नहीं है ना, गृह कार्य न करने वाला, या फिर और भी प्रकार का बच्चा है, चोरी करने वाला बच्चा, है कि नहीं, झूठ बोलने वाला बच्चा, या फिर इसको कह सकते हैं कोई अपराध करने वाला बच्चा। ठीक है, तो अगला है समस्यात्मक बालक की दोस्तों शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, है ना। जो इस प्रकार के समस्यात्मक बालक हैं जो समाज में समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, आखिर इसको किस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए। कह रहा है कि समस्यात्मक बालक को शिक्षा प्रदान करते समय निम्न प्रमुख बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि उनको उचित रूप से शिक्षा दी जा सके जो उसके जीवन के उपयोगी सिद्ध हो सके। बालकों को उनकी क्षमता के अनुकूल शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, है ना। बच्चा जिस लेवल का हो उसी के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए, तब तो बच्चा समझेगा। बालकों को शिक्षा में उनकी रुचि का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कि बच्चा को क्या रुचि है, ठीक है, इस पर भी गौर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षक द्वारा उन अध्यापन विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे ऐसे बालक सफलतापूर्वक ग्रहण कर सके, है ना। कुछ बच्चों को पढ़ाने की विधि भी होती है बहुत सारी, है ना। बीएड किए होंगे वहां पर बताया गया होगा, और आगे भी हम बताएंगे बहुत सारी विधि जो है ना, टेंशन नहीं लेना है। तो उसका भी प्रयोग करके बच्चों को सिखाना चाहिए, और वो विधि आपको याद रखना है। कह रहा है कि पारिवारिक एवं स्कूल का वातावरण दोष रहित हो ऐसा प्रयास करना चाहिए। जी हाँ, स्कूल का वातावरण एकदम मतलब कि बढ़िया बना करके रखना है। ठीक है कि नहीं, ज्यादा मतलब कि एकदम पूरा स्ट्रेस में नहीं रहना है। ठीक है, एकदम बच्चों को जब पढ़ाना भी है तो थोड़ा सा बीच बीच में, है ना, बच्चों को थोड़ा सा हंसाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आप आइएगा क्लास में और रीडिंग देना शुरू कर दीजिएगा, बच्चा झूकना शुरू कर देगा। ठीक है, उस अनुसार से पढ़ाइएगा। तो बच्चा को जब भी पढ़ाइए चारों तरफ घूम घूम के पढ़ाना है ना। बच्चे के पास जाकर के देखना है कि क्या वो हम लिखा रहे हैं वो लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है कि नहीं, और क्या समस्या है, क्यों नहीं लिख पा रहा है, क्यों नहीं याद हो रहा है, क्या पढ़ रहा है कि कुछ गप कर रहा है ना। तो इन सभी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। आगे है कि शिक्षण विधि को रुचिकर तथा उपयुक्त बनाना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि शिक्षण विधि को क्या करना है, रुचिकर बनाना है ना, कि एकदम बोरिंग नहीं क्लास को बना कर रखना है, एकदम रुचिकर बनाना है ताकि बच्चे को लगे कि नहीं सर एकदम कब 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला, है कि नहीं। ऐसा बनाना चाहिए। बीच बीच में थोड़ा बहुत मतलब हंसाने वाली भी बातें होनी चाहिए ताकि बच्चे का थोड़ा सा मन लगे पढ़ाने में, है ना। ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ आधा 1 घंटा में बीच में 10-10-15 मिनट पर थोड़ा सा होता है ताकि उससे बच्चे को पढ़ने में मन लगता है ना। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन बच्चे से पूछ दिए, है ना, उससे भी बच्चा थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाएगा पढ़ाई करने में, है कि नहीं। उसको भी लगेगा कि नहीं सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको मैप के माध्यम से या फिर ग्लोब के माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से जो आपको अच्छा लगता हो उसके माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहिए। कह रहा है बालकों में समायोजन हेतु
उन्हें उचित दिशा निर्देश तथा परामर्श दिया जाना चाहिए, है ना। शिक्षण विधि में दृश्य श्रवण सामग्रियों, जी हाँ, दृश्य श्रवण सामग्री का अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे मैं अभी कह रहा था ना कि ग्लोब का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोब क्या है, एक दृश्य सामग्री है आपका, है ना। ग्लोब के माध्यम से या मानचित्र के माध्यम से या फिर कुछ और भी बहुत सारा चीज होता है जिसके माध्यम से आप बच्चों को समझा सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज का प्रयोग करने से ना क्या होता है कि बच्चे आपसे जुड़े हुए रहेंगे, है ना। यानी कि आया किताब मतलब रीडिंग देना शुरू कर दिए, हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे करिएगा तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, है ना, उनको समझ में तो आएगा ही नहीं और इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे और वो मन से पढ़ेंगे भी नहीं, है ना, और क्लास में झुकना शुरू कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। आगे कह रहा है दोस्तों अधिगम अशक्तता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, अधिगम अशक्तता, है ना। बहुत प्रकार की अशक्तता होती है, अफेजिया है, अलैक्सिया है, डिसलेक्सिया है, प्रैक्सिया है, डिस्ग्राफिया है ना, डिस्कैल्कुलिया है, डिस्थीमिया है, डिस्मोर्फिया है। तो ये जितने भी अधिगम अशक्तता है आज इतना मैं आप लोग को करवा दूंगा और इसके बाद हम कल देखेंगे, है ना, और कल इसका टेस्ट भी हम लेंगे आप सभी से, ठीक है। तो ज्यादा नहीं 20-25 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, तो कल इसका टेस्ट भी हम लेंगे। चलिए अधिगम अशक्तता को हम देख लेते हैं। कह रहा है कि कुछ छात्र पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने, गणित एवं तर्क शक्ति को समझने आदि में अशक्त अथवा कमजोर होते हैं। इस प्रकार की अशक्तता को ही अधिगम अशक्तता कहते हैं। जी हाँ, यानी कि कुछ जो बच्चे होते हैं दोस्तों, वो बच्चे अच्छे तरीके से लिख नहीं पाते हैं, उल्टा लिख देते हैं, या फिर कुछ बोल नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, या शब्दों की वर्तनी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, या गणित एवं जो तर्क शक्ति को नहीं समझ पाते हैं, तो इसको कहा जाता है अधिगम अशक्तता, है कि नहीं, ध्यान रखना है। सबसे पहले इसमें है अफेजिया। अफेजिया क्या होता है इसके बारे में हम यहां पर जानते हैं। कह रहा है कि भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को अफेजिया कहते हैं। भाषा, है ना, भाषा या संप्रेषण, ठीक है। इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाई अनुभव करते हैं ना। बच्चे से कुछ आप पूछिएगा तो वो अपना अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, वो बढ़िया से बोल नहीं पाता है, बता नहीं पाता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं दोस्तों अफेजिया। सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह विकार उत्पन्न होता है और मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को डिस्फेजिया कहा जाता है। याद रखना है ना। क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अफेजिया किस प्रकार की मतलब कि डिजीज है या बीमारी है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है ना कि मस्तिष्क में क्षति के कारण जो होता है कि बच्चे जो होता है ना बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को दर्शाता है ना। बच्चे से अगर आप बात करिएगा तो वो पूर्णतः आपसे बात नहीं कर पाएगा, है ना। वो मतलब आंशिक या फिर कुछ बच्चे कम या फिर कुछ बच्चे ज्यादा देखने को मिलता है। अगला है आपका अलैक्सिया। ये अलैक्सिया क्या होता है, कह रहा है मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अशक्तता, है ना, पढ़ने में अक्षमता, है ना। वो बच्चे पढ़ नहीं पाते होंगे अच्छे तरीके से किताब, है ना। बहुत सारे बच्चों को किताब, है ना, चला गया 10वां क्लास में, उसको किताब पढ़ने कहिएगा तो अटक जाएगा। तो ये अलैक्सिया होता है, ठीक है। इसे शब्द अंधता या पाठ्य अंधता या विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। यह ऑकवर्ड डिसलेक्सिया या फिर है अलैक्सिया के कारण अफेजिया और डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम अशक्तता होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में यह आवश्यक नहीं है। तो ये अलैक्सिया समझ गए आप, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ने में अशक्तता को अलैक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिसलेक्सिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार ये पूछा गया है डिसलेक्सिया के बारे में। डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध होता है पठन विकार, ये ध्यान रखना है, रीडिंग डिसऑर्डर। इस अधिगम अशक्तता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो पढ़ने में कठिनाई हो रही है डिसलेक्सिया में, है ना, ध्यान रखना है, पढ़ने में कठिनाई डिसलेक्सिया। और जो इसके ऊपर हम अलैक्सिया पढ़े थे ना दोस्तों, तो अलैक्सिया डिसलेक्सिया दोनों एक ही रूप में आता है, ध्यान रखना है आपका, ठीक है। अलैक्सिया में भी पढ़ने में कठिनाई हो रहा था और डिसलेक्सिया में ही पढ़ने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि कई शब्दों के कुछ अक्षर जैसे एवं में विभेद नहीं कर पाते हैं। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे 100 को वाज पढ़ लेते हैं, न्यूक्लियर को आपका अनक्लियर पढ़ लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से दिक्कत होता है दोस्तों आपका, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है।
अगला पॉइंट है आपका अप्रेक्सिया, है ना, अप्रेक्सिया बीमारी है जो, तो कह रहा है अप्रेक्सिया जो होता है एक शारीरिक विकार है ना। ये पूछेगा कि अप्रेक्सिया किस प्रकार का विकार है, डिसलेक्सिया किस प्रकार का विकार है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स आपको पूछेगा। तो अप्रेक्सिया जो होता है ना, ये शारीरिक विकार है ना, जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन में संबंध सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता है। वह यह मस्तिष्क के सेरेब्रम, मस्तिष्क की ऊपरी एवं अगला भाग में सेरेब्रम होता है, में क्षति के कारण इस प्रकार का समस्या उत्पन्न हो जाता है। अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार डिस्प्रेक्सिया है। अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार क्या है दोस्तों, डिस्प्रेक्सिया ना। अप्रेक्सिया जो अभी हम समझ रहे हैं जो शारीरिक विकार है, इसी प्रकार का एक और है डिस्प्रेक्सिया, जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क में क्षति के कारण सूक्ष्म गतिक कौशल में निपुण नहीं हो पाता है। वह हाथ और आंख के बीच समन्वय संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है, जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहा जाता है। तो अप्रेक्सिया हो गया शारीरिक विकार, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है आपका डिस्ग्राफिया, और देखिए इसका नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे नंबर पर। आपको नंबर देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 78 57 82 43 10। ये व्हाट्सएप नंबर है जहाँ आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे, टेस्ट वाले मिल जाएंगे, डीएलएड मिल जाएंगे, समान अध्ययन मिल जाएंगे। ठीक है, नया बैच आपको 1 अप्रैल से आपका शुरू होगा। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें मात्र अभी 399 ऑफर है, 399 इसमें चार्ज लगेगा, उसके बाद आपको इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये ऑफर का लाभ ले सकते हैं। फिर 1 तारीख से जो बैच स्टार्ट होगी तो 1 तारीख से इसका चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 तारीख से यानी कि 31 तारीख तक, होली तक आपका ये लगेगा 399, उसके बाद चार्ज बढ़ जाएगा, ध्यान रखना है। तो डिस्ग्राफिया में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों कि डिस्ग्राफिया जो होता है लिखने संबंधी विकार है आपका, है ना। कई बार एग्जाम में पूछा है कि डिस्ग्राफिया किस प्रकार का विकार है, लिखने संबंधी विकार है। डिसलेक्सिया किस प्रकार विकार है, तो ये पठन संबंधी विकार है। अप्रेक्सिया किस संबंधी है दोस्तों, शारीरिक विकार है, याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो डिस्ग्राफिया में क्या है, लिखने संबंधी। इसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता अथवा उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती, अतः सामान्यतः इसका कारण हाथ, हथेली या अंगुलियों से संबंधित समस्याएं होती है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ समस्याओं के कारण भी यह अधिगमाशक्तता हो जाता है आपका। ठीक है, अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है डिस्कैलकुलिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका डिस्कैलकुलिया। तो डिस्कैलकुलिया किस प्रकार की अशक्तता है, तो ये एक अधिगम अशक्तता है जिसमें बच्चे गणित यानी कि अंक गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो डिस्कैलकुलिया नाम है, कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन करना। तो कैलकुलेशन किस में करते हैं, हम लोग गणित में करते हैं, है ना। तो गणित संबंधी विकार आपको ध्यान रखना है, डिस्कैलकुलिया। बस इतना ही चीज आपको पूछेगा, इससे और कुछ नहीं। कह रहा है कि इसे न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है ना। तो न्यूमलेक्सिया भी कहते हैं दोस्तों डिस्कैलकुलिया को। और डिस्कैलकुलिया जो होता है ये कई प्रकार के होता है, जैसे कि ग्राफिकल हो गया, डिस्कैलकुलिया हो गया, लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया हो गया, वर्बल डिस्कैलकुलिया हो गया, प्रैक्टोगनोस्टिक डिस्कैलकुलिया हो गया, ऑडियोग्नोस्टिक डिस्कैलकुलिया हो गया। तो बहुत प्रकार के डिस्कैलकुलिया होता है जो गणित संबंधी विकार होता है। अगला जो है आपका डिस्थीमिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया में क्या होता है कि डिस्थीमिया जो है ना गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है, याद रखना है। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था को, और इस मनोविकार का प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है। अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना, है ना। तो अधिक मतलब कि बच्चों के सीखने पर इसका प्रभाव पड़ता है। डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति की मन स्थिति हमेशा क्या रहती है, निम्न रहती है, ये ध्यान रखना है। अगला है डिस्मोरफिया, है ना। डिस्मोरफिया क्या है, तो डिस्मोरफिया जो है एक मनोविकार है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। ये क्या है, मनोविकार है। इसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या फिर अपूर्ण है। तो इस प्रकार का भ्रम हो जाता है डिस्मोरफिया में, और ये भी एक मनोविकार है। कह रहा है कि वो अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे के लोगों से करने लगता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर भी पड़ता है आपका। ठीक है,
तो ये चीज आप यहाँ पर देख लिए। अधिगम अशक्तता वाले हम लोग डिस्थीमिया देखे, डिस्मोरफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, अनालेक्सिया, अफेजिया, तो जितने भी अशक्तता हैं आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक सवाल यहाँ से 100% आपको एग्जाम में पूछेगा। अगला पॉइंट है कि अधिगम अशक्तता वाले छात्रों की हम पहचान कैसे करेंगे। तो अधिगम अशक्तता वाले छात्रों की पहचान अत्यंत ही सरल है, एकदम सरल है। कह रहा है कि इस प्रकार के छात्रों में निम्नलिखित प्रकार की समस्या होती है, जैसे कि पहला पॉइंट है कि छात्र उचित प्रकार से पढ़ नहीं पाता है, यद्यपि उसे मौखिक उत्तर बुद्धिमत्ता पूर्ण होते हैं। ठीक है, छात्र उचित प्रकार से पढ़ तो पाता है किंतु मौखिक अभिव्यक्ति में कठिनाई करता है, तो इससे हम पकड़ लेंगे। या फिर कुछ छात्र वर्तनी यानी कि स्पेलिंग में त्रुटि करता है, तो वे शब्दों के अक्षरों को सही क्रम में नहीं लिखते हैं या शब्दों के कई अक्षरों को लिखते समय छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के छात्र संख्याओं को लिखने में भी गलतियां करते हैं। जैसे 12 को लिख देगा 21, 89 को लिख देगा 98, है ना। तो इस प्रकार के बच्चा को हम समझ सकते हैं। मन व्याकुल रहना, समय सारणी के अनुसार कार्य न कर पाना, इसका ये सभी समस्या है। ठीक है, आगे है कि सतह उदास रहना, गृह कार्य को विलंब से करना या कक्षा में देरी से आना, तो ये भी इसका आपको क्या है, अधिगम अशक्तता का उदाहरण है। आगे है चतुर प्रतीत होने एवं कोई भी शारीरिक दोष न होने के बावजूद पढ़ाई में कमजोर होना, परीक्षा का निष्पादन ठीक से नहीं कर पाना, ये भी अधिगम अशक्तता है। कभी कभी इतना अधिक उत्तेजित हो जाना कि वह किसी भी कार्य को पूरा कर पाने में असमर्थ हो पाना, ये भी अधिगम अशक्तता है। या पढ़ते समय शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देना, ये भी अधिगम अशक्तता है। अब है कि अधिगम अशक्तता वाले छात्रों की हम शिक्षा व्यवस्था कैसे सही करें। तो कह रहा है इन बालकों के परिवार के वातावरण को सुधार कर इनके प्रति सकारात्मक व्यवहार अपनाने के लिए सभी को प्रेरित किया जाने की आवश्यकता होगी, तभी इनकी ये समस्या को सुधार सकते हैं। दोस्तों, जब तक इनके माता पिता के मतलब कि इस चीज की जानकारी नहीं होगी, है ना, और माता पिता को इसका ज्ञान नहीं होगा, कह रहा है इसके सुधार के लिए विद्यालय के वातावरण एवं शिक्षकों का इसके प्रति व्यवहार भी सुधारा जाना चाहिए। इन बालकों का उपचार मनोवैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है ना। जो अधिगम अशक्तता वाले बालक हो, इनका उपचार जो होता है ना मनोवैज्ञानिक विधि के द्वारा, इनका बहुत इलाज भी है, ऐसा बात नहीं है, डॉक्टरों के पास इसका इलाज भी है ना। मनोरोग विशेषज्ञ होते हैं तो वो सभी इसका इलाज भी करते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार के बालक को ध्यान देना चाहिए। अगला है कि भारतीय समाज में समावेशन एवं अपवर्जन में विशेष आवश्यकता वाले पिछड़े बालक, तो हमारे समाज में, है ना, विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, यानी कि जो पिछड़े बालक है, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा दिया गया है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं कल देखूंगा। ठीक है, यहाँ से कल आप सभी को करवाया जाएगा। आज इतना ही रहने देते हैं, और इसमें थोड़ा सा थ्योरी अभी और बचा हुआ है। पिछड़े जो बालक है उसका कारण क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं पिछड़े बालक की। ठीक है, पिछड़े बालक की शिक्षा व्यवस्था के बारे में देखना है। ठीक है, और उसके बाद फिर लास्ट में क्वेश्चन भी लगवाना है कल। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। इसका एक पार्ट और होगा अभी, है ना, यूनिट नंबर 7 का। तो चलिए आज इतना ही, और इसका आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, कल इसका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, है ना। अभी कुछ कुछ इसमें नोट्स और बचा हुआ है, उसके बाद इसका हम टेस्ट आप सभी से ले लेंगे आपका। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं। छोटा सा क्लास था, और नया बैच आपकी 1 तारीख से शुरू होगी, है ना। होली के बाद आपकी नया बैच शुरू हो रही है, तो उसमें अगर जुड़ना चाह रहे हैं जो हमारे पुराने टीचर हैं तो वो जुड़ जाइएगा। 1 तारीख से आपकी बैच शुरू हो जाएगी, और 9 बजे से आपकी डेली क्लास चलेगी। डीएलएड और समान अध्ययन दोनों की फी है मात्र 399 रुपया, जो नए टीचर हैं उनके लिए, और जो पुराने टीचर हैं उनके लिए मात्र 201 रुपया। जो हमारे यहाँ पहले से जुड़े हुए थे, जो पुराने, जो वही हो गए पुराने टीचर, और जो अभी तक हमारे यहाँ नहीं जुड़े हैं वो नए टीचर हैं, उनका मात्र 399 लगेगा। कोई मंथली नहीं है, ये पूरा लगेगा आपका, पूरे कोर्स का है ना। 1 तारीख 31 आपका मार्च तक आपका ये ऑफर रहेगा, उसके बाद ये फी बढ़ जाएगा। ये फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। जो भी इस नंबर पे पे करेंगे 78 57 82 43 10,
तो आपका जो रिसिप्ट होगा पेमेंट का वो हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। यही नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है, ठीक है ना, ताकि अब आपको ग्रुप में ऐड किया जा सके और फिर मटेरियल आपको भेजा जा सके, प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट आप सभी का। और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर देना है, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना है ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय, थैंक यू।